नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम लगातार अलग अलग लोगों से जो कि शासन कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, जो कि कोरोना की इस दिक्कत को सीधे सीधे झेल रहे हैं, लेकिन समाधान भी उन्हीं के पास हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज की स्थिति में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी कुछ अंदाजा नहीं है हमको कि ये कहां जाकर के रुकेंगे और कब कम होंगे, तो क्या किया जाए, इसका हल क्या है। दोषारोपण हल नहीं है, लेकिन समाधान क्या है। इसी श्रृंखला में अब मैं स्वागत करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत साहब, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है। मुझे याद है कि तमाम एनडीटीवी के कार्यक्रम में आकर के आपने हम लोगों को बताया था। शुरुआत में ही पिछले साल एक भीलवाड़ा मॉडल था जो इस देश के सामने प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत कुछ अलग हुआ है और अब स्थिति बहुत ही विकराल और विराट रूप ले चुकी है। तो सबसे पहले अगर आप अपने अपने प्रदेश का एक्सपीरियंस बताएं, अनुभव बताएं। देखिए, आपको मालूम है कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान की नाम चर्चा में रहा देश भर के अंदर। अगर टीका भीलवाड़ा मॉडल का भी बहुत प्रचार हुआ देश में भी, विदेश के अंदर भी। इस बार जो कोरोना आया वो एक अलग तरह का मिजाज रखता अपना, बहुत ही तेज, तो फास्ट, तो वो संक्रमित कर रहा लोगों को। परिवार के परिवार आ रहे हैं उसके अंदर, साथ में बच्चों में और युवाओं के अंदर ज्यादा वो पेनिट्रेट कर रहा है। नंबर 3, जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है। तो और 15 दिन के अंदर 1 अप्रैल के बाद में अचानक ही जो फ्लड आया है वो सबको हैरान में डाल दिया, डॉक्टरों को, सबको। इस रूप में राजस्थान में भी ये फैला हुआ उसका, और इसीलिए आज हमारे यहाँ उसके बाद भी मृत्यु दर तो हमारे यहाँ 0.77% ही है, पर एक्टिव केसेज जो है वो 60,000 हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय। पूरे मार्च के अंदर एक्टिव केसेज 7,000 के लगभग थे, 7,000 बढ़ के 60,000 रहना चिंता का विषय बना हुआ है। और मृत्यु जो है पहले पूरे मार्च में 31 लोगों की हुई थी, अब तो प्रतिदिन 31, 32, 35 तक आ रही है। आज तो 40 आ गई है। तो लगातार बढ़ते जा रहा है और उसको लेके हम लोग सब चिंतित भी हैं। और हमेशा सुबह शाम हमारी मीटिंग चलती रहती है, बात करते हैं। डॉक्टर की एक्सपर्ट की टीम बना रखी है हमने, वो टीम आती रहती है। तमाम लोग एमएलए, एमपी से बात करने का प्रयास करते हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक हम लोगों ने करी है और राजस्थान में ओपन वीसी करते हैं पब्लिक के लिए भी जोड़ करके। आज करीब 8-9 लाख लोग जुड़े, अभी मैंने वीसी करके आई हूं मैं। तो इस प्रकार से हम लोग पब्लिक को रखते हैं कॉन्फिडेंस के अंदर कि हम लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी, ब्यूरोक्रेट भी, हम सब क्या रिव्यू कर रहे हैं, वो पब्लिक भी सुन सकती है। हमें लगा 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख जुड़ते रहते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे कि सरकार की सोच क्या है, तैयारी क्या है और आगे क्या फैसला करने वाली है। उनके सुझाव भी आते रहते हैं, उनके कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने अच्छी व्यवस्था करेगी फिर भी यहाँ पर। जी गहलोत साहब, मैं आपसे एक सवाल अब ये पूछना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है। हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों से जो रिपोर्ट्स और जो तस्वीरें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने देखी हैं, मध्य प्रदेश में, कि वहाँ जो शमशान घाट हैं वो इतनी भयावह स्थिति है कि आप देख नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भयंकर भार पड़ा है, लोड पड़ा है। राजस्थान के संदर्भ में आपका क्या अनुभव रहा है, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, इन सब चीजों को लेकर के? देखिए, फॉर्चुनेटली राजस्थान सबसे बेटर है राज्यों में, जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, गुजरात हो या यूपी हो। आपने ठीक है, जो तस्वीर आई है वो बहुत भयावह थी। किस प्रकार बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किए जा रहे थे, संस्कार हो रहे थे, किस प्रकार से लाइनें लगी हुई है अस्पताल के बाहर, एम्बुलेंसेज की, 3 व्हीलर में इलाज चल रहे हैं, एम्बुलेंस में इलाज चल रहे हैं। वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जरूर डिस्टर्ब हो रही है सब जगह पर। आज ही हमने दिल्ली में होम सेक्रेटरी से, हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत करी, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, क्योंकि हमारे यहाँ खुद का प्लांट था,
उसको भी उन्होंने इस प्रकार से ये आदेश निकाल दिए कि वो सारे कंट्रोल भारत सरकार करेगी ऑक्सीजन का पूरे देश के अंदर, रेगुलेट वो करेगी। हमने भी कल उनके साथ दिया, हमने ऑर्डर एक निकाला, उसको वापस विड्रॉ किया, इसलिए ये राष्ट्रव्यापी कोरोना की एक प्रकार से विस्फोट है, पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा, राज्यों को केंद्र को सहयोग करना पड़ेगा आपस के अंदर। इसलिए हमने कहा ऑर्डर विड्रॉ करो, जैसा भारत सरकार का वैसा करो। पर साथ में जो आज आंकड़े आए थे कि किस प्रकार से गुजरात को या मध्य प्रदेश को या यूपी को दिया जा रहा ऑक्सीजन, किस प्रकार हमारे यहाँ पर उन्होंने कहा इनकी कोई मांग ही नहीं है, तब हमारे चीफ सेक्रेटरी ने, सबने, जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जो लोगों को गुस्सा था कैबिनेट मंत्रियों का, उन सबको हमने कन्वे किया, भारत सरकार के होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को भी चीफ सेक्रेटरी ने मैसेज दिए, और फॉर्चुनेटली उसके बाद में जामनगर से अलॉटमेंट हमें हुआ, ऑक्सीजन का हुआ है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम लोग अपने व्यक्तिगत हिस्से पे लगे हुए हैं, इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो, ऑक्सीजन वहां से आए राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी करी है, और इसमें कोई दोहराई नहीं, दवाइयों की कमी एक साथ में हो गई, सब जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई देश के अंदर। पिछले साल भर में जो तकलीफ नहीं हुई थी, चिंता नहीं थी, कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस पर हिल गया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज आप ये सब छोटी रैली वेली आपकी जो हो रही है बहुत हो गया, अब तो आप ध्यान दीजिए पूरी कोरोना का ध्यान दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कल मैंने ट्वीट किया वहां पर उनके टैग करते हुए उनको कि पहले की तरह आप मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना प्रारंभ कीजिए, जिससे कि पूरा केंद्र का राज्यों का मिलकर के स्कीम बन सके, हम सब कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर सके, आपको फीडबैक मिल सके, उसके आधार पर आप फैसला कर सके। ये मेरा सोच। गहलोत साहब, आपने एक बड़ी जरूरी बात बोली। अभी इस वक्त में बहुत जरूरत है कि राज्य और केंद्र में ऐसा समन्वय हो जिससे कोई समाधान निकल सके। अगर समन्वय ही नहीं होगा तो समाधान निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर निकल भी आएगा तो उस पर अमल नहीं हो सकता। आपने ये बोला कि अब समय आ गया है कि वो अपना पूरा ध्यान इस चीज पर केंद्रित करें, लेकिन हम देखते हैं कि मीटिंग तो रात में होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन दिन जो है वो चुनावी रैली में निकलता है, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो कभी पश्चिम बंगाल, कभी कहीं और, मतलब कैंपेनिंग मोड में रहते हैं। आपको लगता है कि ये स्थिति खत्म होनी चाहिए सबसे पहले? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को सब रैलियां खत्म करनी चाहिए, अपनी पॉलिटिकली एक्टिविटी। पूरी तरह कोरोना बहुत भयंकर स्थिति में आ चुका है। जब महाराष्ट्र का हमारे सामने उदाहरण है कि क्या महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गया है, और जिस प्रकार से बरखा दल का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसने पिछली साल पूरे देश में घूमी थी वो अकेली, इस बार उसने जो आर्टिकल लिखा वो बड़ा आगे खोलने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी को मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप देखिए, 11 महीने हमने साथ में काम किया, 12 महीने, ये 13वां महीना है कोरोना का, लगभग सब ने मिलकर काम किया, कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसे विशेष नहीं लगे, और कुछ आरोप लगने थे वो लगे क्योंकि वास्तव में कुछ गलतियां हुई है केंद्र से, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी ने बार बार 12 फरवरी को कह दिया था 2020 के अंदर भाई कि देखो हालात बिगड़ सकते हैं, तो विपक्ष की राय सुनी जानी चाहिए, वो सुनी नहीं गई, वो अलग बात है। पर फिर भी राज्यों ने, केंद्र ने मिलकर आपस में जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई हो आपस में बातचीत करी। मुझे सबसे बड़ी शिकायत किसी से है, वो स्वास्थ्य मंत्री से है। मैं उनको बहुत भला आदमी मानता था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने लंबे अभी 20-25 दिन से जो वैक्सीन की सप्लाई कर नहीं रहे राज्यों को, वो 8-10 राज्य चिल्ला रहे थे। उड़ीसा जैसे राज्य का मैंने पढ़ा अखबार के अंदर 700वां केंद्र बंद हो गए वैक्सीन की कमी से। पंजाब हो चाहे कोई राज्य हो, सब वैक्सीन की कमी से तड़फड़ा रहे हैं। हमने कहा हमारे यहाँ तो हम टॉप पे देश के अंदर हैं वैक्सीन करने के अंदर। महाराष्ट्र और राजस्थान बराबर पे आया हुआ था उस वक्त, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मरीज थे, यूपी भी करीब करीब आ गया, संख्या बहुत बड़ी है। हमारी जनसंख्या देखते हुए हम लोग आज 5,81,000 पर डे करने लग गए थे वैक्सीन, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। केंद्र ने बड़ा अप्रिशिएट किया अधिकारियों ने। आप बताइए, वैक्सीन हमें अगर 1.5 दिन की बची हमारे पास में, तो हमारे केंद्र बंद होने लग गए, बंद हो जाएंगे। तो हमने खाली आगाह किया, ये कोई ये शिकायत नहीं होती है क्या? कोई राज्य सरकार इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है भाई हमारे पास वैक्सीन इतनी बची है?
2 दिन बाद में हमें केंद्र बंद करने पड़ेंगे, ये कोई शिकायत थोड़ी है, कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद में वो, क्योंकि हो सकता है गिल्टी कॉन्शियस होंगे, पता नहीं कि क्या बात हुई कि उन्होंने उस वक्त कहने लगे नहीं नहीं हमारे पास पूरी वैक्सीन है, हम सप्लाई कर रहे हैं। राज्य सरकार मिसमैनेजमेंट कर रही है, राज्य सरकार है उसको जो खराब हो जाती है वैक्सीन, वो 10% तक खराब होने का उन्होंने छूट दे रखी थी। हमारे यहाँ पर 5-6% तक खराब हुई थी, तब भी उन्होंने आरोप सब पे लगाया। तो मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो, झूठ मत बोलो इस प्रकार से। और मुझे लगता है कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अगर पूरी कोई कोरोना के जंग में पूरी कोई बहुत बड़ी गलती करी है, वो करी है, और उसमें कोई स्वास्थ्य मंत्री अकेला का दोष नहीं होगा, वो तो पूरी भारत सरकार का दोष मानता हूं मैं। कि जिस प्रकार से वैक्सीन का प्रोग्राम चलना चाहिए देश के अंदर, वो नहीं चला। जो मालूम है प्रधानमंत्री जी को 130 करोड़ की आबादी, ज्यादा आबादी का मुल्क है, पूरी दुनिया भुगत रही है सेकेंड वेव को लेके। हमारे साइंटिस्टों को बधाई दे रहे हैं बारंबार कि आपने बहुत कम समय के अंदर, 3-4 साल लगते हैं वैक्सीन बनाने के अंदर, आपने वैक्सीन बनाई हमारे देश के अंदर भी। प्रधानमंत्री जी खुद रुचि ले रहे थे, हमें लग रहा था कि वैक्सीन आएगी, तो हमने मांग करी थी जब बिहार के अंदर चुनाव में कहा कि हम फ्री वैक्सीन बांटेंगे, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो डिक्लेयर कर दे पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। चलो फ्री की या तो कॉस्ट की बात छोड़ दीजिए, पर कम से कम अगर वैक्सीन वो सप्लाई कर देते, सबको ओपन कर देते, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा उसकी बहुत अच्छी हुई थी। और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने खुद ने भी, और बाकी मैंने सोनिया गांधी जी के मुंह से सुना, तो मुझे 7-8 मेंबरों ने मैसेज दिया है SMS का कि मनमोहन सिंह जी जो 5 पॉइंट है वैक्सीन वाले, इसको मनमोहन सिंह लिख के भेजना चाहिए PM को। उन्हें भेजा भी, हमारे पास कॉपी भी आई है। हाँ, भेजा। तो वैक्सीन को लेके मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने ब्लंडर किया है। अगर ये 5 पॉइंट जो मनमोहन सिंह ने लिखे हैं, इसके आधार पर वो अगर इसको ओपन कर देते पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, तो क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है अभी जो वैक्सीन के लगी है, हमारे यहाँ 45 डॉक्टर आ गए हैं, उसके बाद में भी कोरोना के पॉजिटिव आ गए हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, परंतु उसमें एक भी सीरियस नहीं है। इसके माने कि जिसकी वैक्सीन लग जाती है वो कोरोना का संक्रमित हो सकता है, तो कम से कम अस्पताल फेटल नहीं होगा। तो क्या अगर इतने बड़े मुल्क में अगर फ्री कर देते, कोई 500 में, कोई 1000 में खरीद लेता जिसकी कैपेसिटी होती, अधिकांश लोगों को वैक्सीन लग जाती, भार कम होता सरकार का भी। और ये जो फैलता है अभी एसिम्प्टोमेटिक आ रहा है, सबसे बड़ी ये स्थिति बन गई है। पहले आता था सिम्टम ज्यादा आते थे, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता था, पर फास्ट ग्रो नहीं करता था। अभी क्या हुआ है, एक आदमी आ गया, मान लीजिए वो संक्रमित हो गया, पर वो एसिम्प्टोमेटिक, अपने घर में सब परिवार पूरा आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं किसी को, जहाँ वो जा रहा है फैलाता जा रहा है। फिर मालूम पड़ता है कि ये साहब जो है संक्रमित आ गए हैं, तब तक वो 50-100 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। अगर अधिकांश लोगों को वैक्सीन लग जाती तो ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति आज जो बनी देश में वो शायद नहीं बनती। नहीं गहलोत साहब, ये जो चिट्ठी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, वो मेरे पास भी है। इसमें एक जो मुख्य बात लिखी है वो है कि वैक्सीन का विकेंद्रीकरण हो। इसमें ये लिखा है वैक्सीन का विकेंद्रीकरण हो, राज्य तय करें कि कौन मेडिकल इमरजेंसी है, किसको वैक्सीन लगाना जरूरी है, किसको नहीं है। जैसे कि कोई राज्य अगर चाहे कि मैं टीचरों को लगाना चाहता हूं, तो वो उसकी अनुमति राज्य के पास हो। आपको लगता है ये इन सुझावों पर केंद्र सरकार को अमल कर लेना चाहिए? उनका 5 सुझाव बहुत शानदार है। उसके माने ये हैं कि आप पहले 60+ को लगाएंगे, पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे, फिर 45 को लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको, इसके अलावा भी अगर ओपन कर देते, वो राज्यों में छोड़ देते, बल्कि राज्य सरकार सीधा कंपनी से बात करती, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बात करती। आज जब जिंदगी और मौत का सवाल जहाँ होता है, वहां अगर इसका विकेंद्रीकरण कर देती सरकार, भारत सरकार, तो भारत सरकार को आराम होता, उनके ऊपर भार कम होता। लेकिन गहलोत साहब, इतनी तो वैक्सीन है ही नहीं हमारे पास, इतनी तो वैक्सीन हम लोग बनाते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के मुल्कों से वैक्सीन मंगाती, कंपनी मंगाती, प्राइवेट सेक्टर मंगाते। अजीम प्रेमजी जैसे आदमी ने कहा था
कि भाई आप इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ कर दीजिए। वो अपना मंगाए, दुकानदार को, वेंडर को दे, वो लगवाए, व्यक्ति जाए, पैसा खर्च करे, ज्यादा पैसा कम पैसा छोड़ दिए, जिंदगी बच जाती है आदमी की। तो वैक्सीनेशन बड़े रूप में होना चाहिए था। मनमोहन सिंह का मतलब ये है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल गहलोत साहब मैं वापस आना चाहता हूं, ये चुनावी रैलियों के संदर्भ में राहुल गांधी ने आज ये बोला है कि अब वो कोई रैली नहीं करेंगे। उनकी मैं देख रहा हूं ट्विटर पे थोड़ी आलोचना भी हो रही है कि आप वैसे भी क्या कर लेते रैली करके पश्चिम बंगाल में। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, अगर आपको कोरोना की इतनी चिंता है तो आप अपनी रैली बंद कर दीजिए। तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि हमने बोला तो था चुनाव आयोग को कि सारे चुनाव एक फेज में कर दें, वो नहीं माने, तो हमें भी मजबूरन में रैली करनी पड़ रही है, नहीं तो हम ऐसे वॉकओवर थोड़ी दे सकते हैं बीजेपी को। आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मेरा एक ट्वीट नहीं देखा आपने, जो मैं 2 दिन पहले दिया था, और मैंने ये बात कही है, सोनिया गांधी जी की बात को मैंने तायद की है, जब उन्होंने कहा कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन नहीं बच सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायतों के चुनाव हम लोगों ने विरोध किया राज्यों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी मान करके वो इलेक्शन, चाहे असेंबली के हों, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों, चाहे वो लोकल बॉडी को, करते गए पंचायतों में। हमने कहा कि आज जो स्थिति बनी है देश के अंदर, बिहार के बाद में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, ना इलेक्शन कमीशन रोक लगाई, ना हाईकोर्ट ने रोक लगाई। हाईकोर्ट ने तो उल्टा कह दिया कि स्थानीय पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव रोको मत, जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा ये हम सबकी जिम्मेवारी है, और सोनिया गांधी जी ठीक कहा, हम लोग भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ। मैंने जब ट्वीट किया तो मैंने कल रात को देखा हजारों ट्वीट मेरे खिलाफ आए, जो कमेंट आया होंगे हजारों में। मैंने पहली बार देखा एक जगह के मेरे ख्याल 95% से ज्यादा मेरे खिलाफ भी कमेंट आए होंगे। अब आप बोल रहे हो आपका बाई इलेक्शन निपट गया, प्रचार खत्म हो गया तो बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोले, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। तो मैं मानता हूं कि हमने वास्तव में सबने, मैं तो खैर 2-3 जगह की मीटिंग में गया, एक मीटिंग में गया हूँ मेरे इलेक्शन में, 3 जगह, पर फिर भी मैं गया 3 जगह। तो लोगों का आरोप लगाना या कमेंट करना, मैं मानता हूं कि उनका हक है, कि पूरे देश के अंदर सबने तमाशा देखा इस बात को। सब लोग गए, सब पार्टी वाले गए, इसमें कोई न कोई सब पार्टी राय बननी चाहिए थी। जब कोरोना है, हमने देखा कोरोना में हमारी जंग जीत गए हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उसके कारण सब लोग निकल गए। तो ये बात जो आप कह रहे हो उसमें मैं मानता हूं कि ये जो अब कहा जा रहा है, राहुल जी ने कहा या ममता जी ने कहा, तो राजनीति में कार्यकर्ता छोड़ता नहीं नेताओं को, वो चाहता मेरे वहां क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, मजबूरी में जाना पड़ता नेताओं को। ये तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में दखल देता है, फैसले देता है, ये अहम मामला था, देश को बचाने का मामला था, इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना चाहिए था। कोई तरीका निकालते कि वेबिनार से या जो वीसी के माध्यम से मीटिंग करते हैं आप लोग, सब कुछ संभव था। देखिए, एक चुनाव की बात हो गई, आपको लगता है कि तुष्टीकरण का ही लगभग मामला बनता है? किस तरीके से सरकार ने इतने बड़े आयोजन को, उत्तराखंड में कुंभ के आयोजन को अनुमति दे दी, और आज देखिए किस किस्म की स्थिति हो रही है। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आप इस तरीके से मत अलाउ कीजिए, छोटा करिए, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन करना, लोगों के जज्बात को समझते हुए करना, लेकिन आज उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बात कल कही है, अखाड़े के मंडलेश्वर जी से बात करके, ये बात पहले हो जानी चाहिए थी। और बल्कि हमारे जो नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, मेरा परिचय तो नहीं है, तो जब से वो बने हैं तब से उनके कमेंट थोड़ा अजीब से आ रहे हैं, और इस महाकुंभ को लेकर अजीब से कमेंट आए कि गंगा मैया के वहां आएंगे तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, या पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। तो ये इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब सब लोग खाली कर रहे हैं वहां पर, मैंने सुना है अखाड़े वाले जाने लग गए हैं प्रधानमंत्री की बात के बाद में या पहले, जो भी है। और ये पिछली बार लोगों ने कॉपरेट किया, पिछली बार चाहे ईद आई हो, होली हो, दीपावली हो, जो फंक्शन आए थे, क्रिसमस हो,
मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने कॉपरेट किया पिछली बार, सब राज्यों में भी केंद्र में भी सब लोगों ने फॉलो किया। जो गाइडेंस आ रही, एसओपी आ रही थी केंद्र की, उसको सबने फॉलो किया। यही बात इसमें लागू होनी चाहिए थी। उसका तो नतीजा भुगतना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि मैंने सुना है कि कर्नाटका ने और शायद पता नहीं एक स्टेट और है जिसने गुजरात में रोक लगाई है, जो जाके आए वहां पर कुंभ के अंदर। नहीं, बहुत सारे लोग राजस्थान से भी गए होंगे, तो अगर जैसे वो आएंगे, वो आकर के हो सकता है संक्रमण लेकर के आए और संक्रमित कर दें। आप कैसे निपटेंगे उससे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गाँव के अंदर पहले संक्रमण बहुत कम था पिछली बार। इस बार 30% आंकड़े जो आ रहे हैं, मृत्यु हो रही है वो गांव वालों की हो रही है। मतलब कोरोना गांव में पहुंचने लग गया है, और कुंभ से आएंगे वो गांव में जाएंगे। हमारे वहां जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, डूंगरपुर, उदयपुर, वहां सबसे गांव में पहुंच गया कोरोना, क्योंकि गुजरात से लोग मजदूर आए थे, वहां चले गए। तो ये जो कुंभ के बाद में जो लोग जाएंगे वापस, वो और कोरोना फैलाएंगे। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है, सबको मिलकर इसमें मुकाबला करना चाहिए। मैं गहलोत साहब, बहुत जल्दी जाते जाते आपसे अगर कोई 2 या 3 प्रमुख चीज जो आपके दिमाग में है, जहां पर आप चाहते हैं कि केंद्र के साथ तुरंत समन्वय बने, तुरंत संपर्क हो, तुरंत समन्वय बने और बिना राजनीति के उस पर कार्रवाई हो, वो 2 और 3 मुख्य चीज क्या होंगी? एक ही है सिर्फ, इतनी जरूरत नहीं, एक ही बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को सब काम छोड़ करके राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। असली लड़ाई लड़ी जाती है राज्यों के अंदर। केंद्र कोऑर्डिनेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, फाइनेंशियली मदद कर सकता है, इमदाद दे सकता है, पर लड़ाई लड़ी जाती है राज्यों के अंदर, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से उन्होंने पहले वीसी करते थे, बातचीत करते थे, अभी की थी उन्होंने 5-7 दिन पहले। परंतु ये हालात नहीं थे उस वक्त में, जो हालात बिगड़े हैं। ऑक्सीजन नहीं है, आप कल्पना कीजिए, लोग सुन के आते तो घायल हो जाते हैं। तो क्या होगा हमारे भविष्य का, अगर ऑक्सीजन नहीं है देश के अंदर, इंपोर्ट करनी पड़ रही है राज्य को। महाराष्ट्र कह रहा है कि आप एयरलिफ्ट कीजिए ऑक्सीजन हमारे लिए, राज्यों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाएं कम पड़ रही है। तो आप सोच सकते हो कि लोग क्या महसूस कर रहे होंगे घर बैठे बैठे, हमारे क्या होगा। गहलोत साहब, आपको लगता है केंद्र और राज्यों के बीच में एक भरोसे की कमी आई है, ट्रस्ट डेफिसिट, और उसको बनाने का सबसे बड़ा जो बोझ है वो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री के ऊपर है कि सब लोगों का भरोसा जीतें ऐसे वक्त? मैं समझता हूं कि भरोसे की कमी नहीं आई है। ये क्या है कि बीजेपी की जो सोच है वो फासिस्टी सोच है। नंबर 1, ये लोग गुजरात में 2 चुनाव हुए थे राज्यसभा के, एक सीट जीतने के लिए 2 चुनाव अलग अलग करवा दिए दोनों जीतने के लिए सीटें को। जो पार्टी इस हद तक जा सकती है, वो 4 महीने से तमाशा कर रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर करोड़ 5-10 हजार करोड़ खर्च कर दिए होंगे पूरे वेस्ट बंगाल को कामयाबी जीतने के लिए। इनको वो ज्यादा चिंता सता रही थी अमित शाह जी को और मोदी जी को, इसलिए इनका ध्यान नहीं किया। इनको उम्मीद नहीं थी कि कोरोना इस नए रूप में प्रकट हो जाएगा देश के अंदर और हालात बिगड़ जाएंगे, इनको उम्मीद नहीं थी, इसलिए सब कुछ हुआ है। अब जो अभी मीटिंग करी थोड़े दिन पहले, वो इसी डर के मारे की थी, पर उनसे काम नहीं चला। इनको पूरा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, सब राज्यों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के स्थिति कंट्रोल में आएगी। पर सब राज्य सरकारें पूरा सहयोग करेगी केंद्र को, पूरे सबको मिलकर लड़ना है, लड़के मिलकर लड़ेंगे तभी जाके कामयाब होंगे हम लोग। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपने हमसे बात की, समय निकाला, बहुत सारी जरूरी सुझाव भी दिए और कुछ बातें भी बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद इस कार्यक्रम का यही था, एनडीटीवी के माध्यम से हमेशा की तरह समाधान निकालना, सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना, और उसमें आप जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।